हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के एलनाबाद की दिखा रहा हूं। एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव है रामपुरा ढिलो, जहां पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो पहुंचे हैं। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको रामपुरा ढिलो की, जहां पे दीपेंद्र हुड्डा है वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पवन बेनीवाल है उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। दीपेंद्र हुड्डा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुरा ढिलो गांव में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं और दीपेंद्र के पहुंचने से प्रचार में जो है तेजी यानी कि गति मिलेगी, ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर के 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, 2 नवंबर को नतीजे आएंगे और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो गांव में जा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, वोटरों से अपील कर रहे हैं वोट को लेकर के। दीपेंद्र हुड्डा ने आज जो है एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के तमाम गाँव में जो है दीपेंद्र हुड्डा ने प्रचार किया, चाहे चाहरवाला गाँव की बात करें, कुम्हारिया, खेड़ी और रामपुरा ढिलो, इसके साथ साथ मल्लेका और जो है बकरियां वाली, तमाम गांव में जो है दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा हैं जो है वोटरों से अपील करेंगे। और सीधे तौर पे हमें आपको बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा के जो है कांग्रेस में प्रचार करने को लेकर के जो है इस चुनाव में सीधे तौर पे ये कह सकते हैं पवन बेनीवाल को मजबूती है वो यहाँ इस इलाके में मिलेगी, क्योंकि दीपेंद्र सुबह से ही पवन बेनीवाल के साथ गाँव-गाँव में जा कर के प्रचार कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो है वोट की अपील कर रहे हैं। आपके सामने चुनाव है, हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव के नतीजे के कई मतलब निकलते हैं, कई मायने निकलते हैं। चुनाव में 3 मुख्य रूप से कैंडिडेट आपके बीच में, 3 पार्टियों के कैंडिडेट मुख्य रूप से। आसान काम आपके लिए ये है कि आपने तीनों पार्टियों की सरकारों को देखा, तराजू पे आप तोल के फैसला कर सकते हैं। आपने बीजेपी की खट्टर सरकार को पिछले 7-8 साल में देखा क्या झेल रहे हो, छिके बैठे हो कि नहीं, छिके बैठे हो तो ये सरकार तो हरियाणा में आने वाले समय में जो है साफ करनी नहीं करनी। दूसरा, आपने कैंडिडेट नेलो पार्टी से आपने उनकी सरकार भी देखी, कुछ 6 साल ऐसे थे उनकी सरकार के, नेलो पार्टी की सरकार कि उसके बाद आज वो सरकार रुपए 20 साल हो गए, लेकिन हर बार उनकी वोट खत्म हो जाती है, विधायक खत्म हो जाते हैं और आते सिकुड़ते वो सरकार कैसी चली होगी। आज पूरे हरियाणा के एक कोने के विधायक आपके बीच में बैठे हैं, हर जिले का विधायक आज यहाँ बैठा है आपकी सरकार के, आपकी गांव के चौपाट में। वो सरकार क्या कार्यशैली रही है। खंडेला गांव में बैठे यहाँ आए हैं, देखा 2-3 आदमी, खंडेला में गोली चली, किसान हरियाणा की क्या हालत बनी उस समय कि अब 2019 की विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो इन्हें 2 पार्टी की 90 में से 88 सीटों पर उनकी जमानत जब्त होने का काम हुआ। 1 MLA बना, 1 जगह जमानत बची, बाकी हरियाणा में सारे जिलों की गवाही आपको देंगे, कहीं 50 वोट, कहीं 100 वोट विधानसभा इलेक्शन। तो लोगों ने साफ कर दिया, कुछ तो वजह होगी, यूं कोई खफा नहीं होता, यही बात है ना, पूरा हरियाणा खफा हुआ। ये आज उनको आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। 1977 के बाद पहली धीरे-धीरे जो पार्टी जो है हरियाणा की मुख्य पार्टी होती थी, आज पहली विधानसभा एक विधायक नहीं और इससे पहले एक विधायक खुद थे, तो एक उसकी सरकार भी आपने देखी, बीजेपी की सरकार आपने देखी और 10 साल की कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार भी आपने देखी। 10 साल हरियाणा, मैं आप सबसे पूछता हूँ, खुशहाली, शांति और अमन के साथ, खुशहाली के साथ, भाईचारे के साथ विकास की तरफ हरियाणा गया था कि नहीं गया था 10 साल में? 10 साल में पूरे हरियाणा में कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी वर्ग को अपनी मांगों के लिए सड़क पर नहीं बैठना पड़ा। 10 साल हरियाणा का ऐसा कार्यकाल रहा, 10 साल में कहीं पुलिस ने लाठी नहीं चलानी पड़ी, कहीं गोली नहीं चलानी पड़ी। खट्टर सरकार में तो कोई साल नहीं जाता, हर साल कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं लाठीचार्ज हो रही है। ये बात है ना, आपको याद होगा 2016 के अंदर आरक्षण का उस समय
उस समय जो बहुत बड़ा हरियाणा में 2017 में जो अपने हमारे जो डेरा सच्चा सौदा वाला जो मामला था पंचकुला में आपने देखा, वहाँ फायरिंग हुई, बुला के फौज पुलिस इस तरह की फायरिंग। और किसान आंदोलन में आप देखें कहीं आंसू बस जगाए जा रहे हैं, कहीं पानी की बौछारों के निशाने पे किसान को लिया जा रहा है, कहीं लाठीचार्ज से शारीरिक रूप से किसान पे हमला सरकार पुलिस बल द्वारा किया जा रहा है। ये इस सरकार की कार्यशैली रही है। तो तीनों सरकारों को खोलो तराजू में अपनी आत्मा से, अगर आपको मिल पाए तो कांग्रेस सरकार अव्वल नंबर पे है, होगा सरकार आपके तीनों में सबसे भारी अगर प्रभाव आपको दिखे तो वही आपको साथ दोबारा से हरियाणा को पटरी पे ला। 2014 से पहले मैं याद दिला दूं कि वही हरियाणा 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, विकास दर में बाकी प्रदेशों के मुकाबले नंबर 1 पे थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 पे थे। कितने खिलाड़ियों को डीएसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, अब इनकी सरकार में 8 साल हो गए, एक भी खिलाड़ी को डीएसपी नहीं कराएंगे। पिछले ओलंपिक में साक्षी मलिक मेडल लेके आई थी, सिपाही भी नहीं लाया। इस बार ये नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया मेडल लेके आए, तो कुछ नहीं। बाकी छोड़ा कैसी फिर फिर जो लगा रखे थे वक्त पर जरूरत पड़ा इधर कई जो लगा रखे थे, बल्कि लगाने की बात तो दूर की बात है, कईयों का इस्तीफा दिलवा दिया, बबीता बोला कईयों का इस्तीफा देके इलेक्शन दिलवा दिया। ये वो है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि भाई डीएसपी वाली पॉलिसी खत्म कर दी सरकार। डीएसपी वाली पॉलिसी तो योगेश भगत को जी इसके बिड़ा के तो भाजपा में बैठे इस्तीफा दिलवा दिया। ये तो हम तो मान सम्मान चाहते थे, हम तो खैर खिलाड़ियों में नंबर 1 पे थे, किसान के हितकारी नीतियों में और गरीब आदमी की हितकारी नीतियों में नंबर 1 था। माने तो दियो तेल पानी को और वो महंगाई बात है। एक बात कहूं, महंगाई की तेल की बता रही, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जब हमारी सरकार थी तो धान आज के मुकाबले में धान दूने भाव पे लिया जाता था और डीजल आधे भाव में दिया जाता था। ठीक है बताओ, क्या ये था कि आमदनी दुगनी करेंगे किसान की? ये किसान को दुगना नहीं मान रहे, तो जो तेल की कंपनी है उसको किसान मान रहे, उसकी आमदनी दुगनी कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? आमदनी दुगनी किसान की करनी थी और किसान की लागत दुगनी हो गई, आमदनी आधी हो गई, और किसान को ऐसे निशाने पर लिया कि आज देश का किसान एक ऐसा आंदोलन, जिस आंदोलन का इतिहास में ऐसा आंदोलन नहीं हुआ, और उस आंदोलन के में किसान का तिरस्कार पे तिरस्कार मैं आपको बताना चाहता हूँ। देश की संसद के अंदर जो तिरस्कार किसान का हुआ, उसकी गवाही आपके बीच में देना चाहता हूँ, क्योंकि देश हमारे प्रदेश से 15 सांसद हैं, 15 में से 14 सांसद बीजेपी के। मैं आपका भाई, आपका बेटा, मैं एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में वहां मेरे उनका मुकाबला करता हूँ, तो उसकी बात आपके बीच में गवाही के रूप में देना चाहता हूँ। पहले किसान की मांग को मानने से इनकार किया, फिर किसान को किसान मानने से इनकार किया, बताओ उपद्रवी है, आतंकवादी है, हर तरह के शब्दावली का प्रयोग किया। फिर किसान को किसान मानने के बाद किसान को इंसान मानने से भी इनकार किया। किसी एक मंत्री ने खड़े होकर संसद में या विधानसभा में ये तक नहीं कहा कि हमें अफसोस है, हम मांग नहीं मानते किसानों की, लेकिन हमें ये अफसोस है कि 600 किसानों की जान चलेगी, धरने स्थल से शव अपने अपने गांव में पंजाब हरियाणा वापस चले गए। हमें दुख है, दुख तो होता ही है, दुख तो अगर आप उनकी मांग नहीं मानते तो प्रजातंत्र में दुख तो होता ही है। यहाँ छोड़ो, आप लखीमपुर में गया, उत्तर प्रदेश में, मंत्री के लड़के ने अपनी गाड़ी के अहंकार में अपनी गाड़ी में सवार अपनी गाड़ी के पहियों के नीचे रोक दिया, और वहां भी कोई एक बीजेपी का आदमी वहां दुख प्रकट करने भी आपको वहां पे ना, तो भाई खड़े पे दुख प्रकट करने तो सामाजिक ताना बाना हमारा देश का ऐसा रहा है। क्या बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए इनको इंसानियत की सदस्यता में इस्तीफा देना पड़ता है? आज ये सवाल बनता है। तो खैर
इन्होंने जो तिरस्कार किया आपके सामने है। मगर 10 साल की मैं सरकार की बात कर रहा था, डाइवर्ट हो गया थोड़ा। 10 साल की सरकार में किसान के चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के 2200 करोड़ कर्जे की माफी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव में 0% पे जो 0% ब्याज पे कोऑपरेटिव का कर्जे की स्कीम लाने की बात हो, चाहे जमीन की कोऑपरेटिव बैंक में जमीन की नीलामी और किसान की गिरफ्तारी के काले कानून को अकेले हरियाणा के अंदर खत्म कराने की बात हो। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में 10 साल की कलम चली तो प्रदेश के किसान के हित में चली 10 साल। ऐसे गरीब आदमी, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी गरीब परिवार, जितनी हमारी स्कीम चल रही थी सारी को नीतियों को आते बीजेपी और बीजेपी ने आते खत्म करने का काम। 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही, 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट हरियाणा के अंदर जो जायज मात्र परिवारों को स्कीम चल रही थी। जिनको नहीं मिले थे उनके लिए आगे प्लॉट और मिले, उसके तरफ आगे बढ़ा रहे थे। 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद होगी, आते खत्म कर दी। मकान की प्रियदर्शनी आवास योजना 1 लाख की हर पार्ट जो है 1 लाख के 2,95,000 परिवारों को हमारे समय 1 लाख की स्कीम से मकान की सहायता के मकान बने। मुख्यमंत्री मोतीलाल योजना आते बंद कर दी। दाल रोटी स्कीम 2 रुपए किलो के हिसाब से आते ही बंद। आपके साथ पानी की टंकी टूटी और पानी का कनेक्शन मुफ्त का अभी मिलता है। मैं गरीब आदमी से पूछना चाहता हूँ, आते ही बंद। पानी का और बिल ऊपर से कहने का मतलब चाहे किसान पे चोट मारी, ये तो सरकार है, वो ये 2 पार्टियों की सरकार नहीं, ये डबल बैरल बंदूक की सरकार है। एक से किसान को निशाने पे लिया जाता है, दूसरे पे गरीब आदमी को निशाने पे लिया, ये वो सरकार। आज हर वर्ग परेशान। प्रदेश के अंदर जो प्रदेश विकास दर में नंबर 1 था, आज इस सरकार के अंदर बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 हो गया। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई इस प्रदेश को वापस ट्रैक पे, वापस पटरी पे लाना है कि नहीं लाना है? आसान ये इस बात को आपको गहराई से सोचना है। और वो कब आ सकता है? चौधरी चरण सिंह क्या करते हैं, किसान की एक नजर अपने खेत की डोरी पे और दूसरी नजर दिल्ली और लखनऊ कहते हैं, और हमारा तो चंडीगढ़, तो एक नजर चंडीगढ़ और दिल्ली की राजनीति में भी होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये दूसरी पार्टी है, इन्हें 2 पार्टी। आज आपने देखा इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। जो अभय सिंह कैंडिडेट है, आत्ममंथन करना चाहिए। क्या कारण है कि ये सिकुड़ती एक सीट की पार्टी बन गई, और वो भी जो है सिकुड़ती, क्योंकि 2014 में लोगों ने इनको मुख्य विपक्षी 18 एमएलए आए थे, नहीं आए थे, इनको मुख्य विपक्षी पार्टी का रोल में इनको चुना था। सरकारों को तो बदलते हमने देखा है, वे सरकार रिजेक्ट कर दी, मगर मुख्य विपक्षी पार्टी को रिजेक्ट करते पहली बार देखा। 18-19 एमएलए से 1 पे आए, गलत तो नहीं करा। आप मंथन करें, कुछ तो कार्यशैली में कमी रही होगी। मैं बताता हूँ मोटी कमी क्या रही, बाकी तो इनके अपने आकलन की बात है। हर कदम पे इन्होंने बीजेपी का साथ दिया और हुड्डा साहब को निशाने पे रखा। आज भी इनके बयान, अपने जो इनके बयान है, वो हुड्डा साहब को ज्यादा कोसते हैं। 2014 में जब मोदी सरकार बन रही थी, उनको समर्थन की उन्होंने इनसे मांग नहीं करी थी, लेकिन बिना मांग के, क्योंकि अभय सिंह जी उसी टाइम बने थे इनके अध्यक्ष, बिना मांग के समर्थन देने का काम किया। अब एक दूसरे को कहते हैं कि भाई जेजेपी वाले बीजेपी में भाग गए, मगर सच ये है जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए तो, क्योंकि उस टाइम लोकसभा में थे दुष्यंत मेरे साथ लोकसभा में थे, राष्ट्रपति के जब चुनाव हुए तो बीजेपी की मदद संसद में दुष्यंत कर रहे थे और विधानसभा में अभय सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों के विधायक कर रहे थे। दोनों मिलकर बीजेपी की, राष्ट्रपति के चुनाव हुए तब बीजेपी की मदद, उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए तब बीजेपी की मदद। 2019 का जब चुनाव का नतीजा आया, 75 पार और 85 पार का नारा बीजेपी का था, लेकिन आपने जब टेलीविजन सेट खोला 12 और 1 बजे आपने जब टीवी देखी तो कांग्रेस पार्टी 36 सीटों पर, बीजेपी 35 सीटों पे। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? आपके पीछे में सांस आई थी, वही बढ़िया हो गया भाई, जय सोची थी ना। कोई बात नहीं, कसर जाएगी आपकी बात कर देंगे, इनका कोई चिंता ना करना।
तारीख को पहला बयान अभय सिंह जी का है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, तो फिर किसको देंगे? दो ही विकल्प थे, यानी खट्टर साहब के नेतृत्व में बीजेपी को देंगे। इसी बात की तकलीफ है कि भाई ये भतीजा कैसे वो चले गया, 2-4 सीट मेरी आ जाती, भतीजे से कोई एक आधा सीट फर्क होती तो उससे पहले मैं वोट ले जाता। ये बात है ना, ये एक बात है, ये एक समझने की बात है। आगे भी 24 में अगर आप बदलना चाहते हो, मैंने कहा कि एक आंख खेत की डोरी पे तो एक आंख चंडीगढ़ में होनी चाहिए। एक अगर आप अपने इलाहाबाद की तरफ सोचो तो चंडीगढ़ में भी सोचो। जब तक इनको चंडीगढ़ के सिंहासन से उतार के बीजेपी और जेजेपी को नहीं हम उतारते, अपनी सरकार हरियाणा के अंदर दोबारा नहीं बनती, तब तक आपकी न्याय नहीं हो पाएगा आपके साथ। और तब होगा जब आप इस बात को समझेंगे, इस राजनीति का भेद को समझेंगे। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बार भी इनका बयान था, अगली बार भी अगर एक आधी सीट इनके पास आई, एक आधी सीट आई तो अगर जरूरत पड़ी और तुला मामला अगर, तो वही किसको समर्थन देंगे आप सोच। तो ये बात है, ये राजनीतिक बातें हैं, इन पे आप गौर करेंगे, हमें विश्वास है। गौर करके जब आप फैसला सुनाएंगे तो फैसला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सुनाएंगे। आज हमें ऐसा विश्वास है, इतना मान सम्मान मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद और जय राम जी।